करें स्टार्ट क्या? लास्ट 3 वंश पढ़े थे हमने। एक इंडो ग्रीक वंश पढ़ा था, एक शक वंश पढ़ा था, एक पल्लव वंश पढ़ा था। ठीक है, इंडो ग्रीक में मेन आपको याद रखना है, एक कौन सा वंश होता था वो? डेमेट्रियस वंश। उसका एक राजा होता था डेमेट्रियस प्रथम। सबसे पहले उन्होंने बैक्टीरिया अफगानिस्तान को जीता, फिर पंजाब के सियालकोट को, और सियालकोट को क्या बना लिया था? कैपिटल बना लिया था। उस वंश का सबसे प्रतापी राजा मीनांडर होता था, जिसे मिलिंद कहा जाता है, और उसकी नागसेन से भेंट हुई थी। उसी पर आधारित एक किताब है मिलिंद पनो। उसने बौद्ध धर्म अपना लिया था, और बौद्ध धर्म अपनाने के बाद युद्ध नहीं लड़े तो एक किस वंश के राजा वसुमित्र ने हराया था उसको? शुंग वंश के राजा वसुमित्र ने उसको हरा दिया था। ठीक है, ये हमने पढ़ा था ना। उसके बाद हमने पढ़ा था, कौन सा वंश पढ़ा था? शक वंश। शक वंश मैंने आपको बताया था, ये क्या थे? बर्बर होते थे। ठीक है, या जो चारागाह की तलाश में भारत आए थे। एक हमने पढ़ा था पल्लव वंश। कौन सा पढ़ा था? पल्लव वंश। ये लगभग मध्य एशिया से भारत आते थे। आज हम पढ़ेंगे कुषाण वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे बेटा? आज का हमारा कौन सा वंश रहेगा? कुषाण वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? कुषाण वंश पढ़ेंगे। सबसे ज्यादा कुषाण वंश से ही एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है। कुषाण वंश का राजा था कनिष्क, उससे ज्यादा क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, तो आज हमारा कौन सा वंश रहेगा? हमारा कुषाण वंश रहेगा। ठीक है, कुषाण वंश है ना, ये सबसे ज्यादा पेपर में पूछा जाता है। जो कुषाण वंश है ना, कहते हैं इनका एक कबीला था, यूची कबीले से भारत आए थे। ठीक है, ये किस कबीले से भारत आए थे? यूची कबीले से भारत आए थे। लिख लो, कुषाण वंश के शासक किस कबीले से भारत आए थे बेटा? यूची कबीले से भारत आए थे। लिख लो, ये किस कबीले से भारत आए थे? यूची कबीले से भारत आए थे। ठीक है, ये किस कबीले से भारत आए थे? तो ये यूची कबीले से भारत आए थे। ठीक है, मतलब ये सारे के सारे है ना भारत के नहीं थे। ठीक है, ये विदेशी थे। ठीक है, जैसे इंडो ग्रीक वाले यूनान से आए थे। ठीक है, और बाकी ये जो कहां से आते थे? मध्य एशिया से। तो कुषाण वंश वाले किस कबीले से भारत आए थे? यूची कबीले से भारत आए थे। किस कबीले से भारत आए थे बेटा? ये यूची कबीले से भारत आए थे। और कहते हैं कुषाण वंश का ना एक संस्थापक था ना, ये पेपर में सबसे ज्यादा बार पूछा गया, कुजुल कंडफिसिस। कुजुल कंडफिसिस। लिख लो, कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता था? कुजुल कंडफिसिस। 15 ईस्वी में ना इसने कुषाण वंश की क्या की थी? स्थापना की थी। लिख लो, ये सबसे ज्यादा पेपर में आया है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता था? कुजुल कंडफिसिस होता था। लिख लो, कुषाण वंश का संस्थापक कैसे कुषाण और कैसे कुजुल। ठीक है, कुजुल कंडफिसिस है ना, इस वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। कुषाण वंश का बेटा संस्थापक पूछे तो कौन होता था? कुजुल कंडफिसिस है ना, इस वंश का क्या होता था? संस्थापक होता था। किस कबीले से भारत आए थे? ये यूची कबीले से भारत आए थे। कहते हैं इस कबीले की ना 5 शाखा भारत में आई थी, लेकिन पांचों में सबसे प्रमुख शाखा कौन सी थी? कुषाण थी। ठीक है, मतलब यूची कबीले से कितनी शाखाएं भारत आई थी? 5 शाखा भारत आई थी। लिख लो, यूची कबीले से कितनी शाखा भारत आई थी? 5 शाखा भारत आई थी। लेकिन इन 5 शाखाओं में जो सबसे प्रमुख शाखा होती थी ना, तो वो कौन सी होती थी? कुषाण होती थी। लिख लो, 5 शाखाओं में सबसे प्रमुख शाखा होती थी ना, तो वो इनकी पांचों में सबसे प्रमुख कौन सी होती थी? तब आपका आंसर क्या होगा? कुषाण होती थी। लिख लो, इनकी सबसे प्रमुख शाखा कौन सी होती थी? तो प्रमुख शाखा इनकी कौन सी होती थी बेटा? और कितनी शाखाएं आई थी? 5 शाखाएं भारत आई थी। ठीक है, और कुजुल कंडफिसिस का ना उत्तराधिकारी होता था भीम कंडफिसिस। कौन होता था? भीम कंडफिसिस होता था। लिख लो, कुजुल कंडफिसिस का
उत्तराधिकारी कौन होता था? संस्थापक तो कुजुल कण्फूसियस है बेटा, और इसका उत्तराधिकारी कौन होता था बता दो? भीम कण्फूसियस होता था। कुजुल कण्फूसियस का उत्तराधिकारी कौन होता था? भीम कण्फूसियस होता था। दोबारा बताता हूं, कुषाण वंश का संस्थापक कौन होता था? कैसे कुषाण, कैसे कुजुल। कुजुल कण्फूसियस इस वंश का संस्थापक होता था। कब की थी? 15 ईस्वी में, ठीक है। यानी इससे पहले चलती थी बेटा, ईसा पूर्व चलती थी। जैसे महात्मा बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व हुआ, और ये ना शताब्दी में कोई पहला वंश था, ठीक है, जिससे मतलब एडी में सन आगे चलते हैं ना, 22 के बाद 23, 23 के बाद 24, 24 के बाद 25, ठीक है। तो ये एडी में पहला वंश था, जिससे लगभग इस ईस्वी की शुरुआत मानी जाती है। तो 14 ईस्वी में कौन, 15 ईस्वी में कौन सा वंश आया था? कुषाण वंश। संस्थापक कौन था? कुजुल कण्फूसियस था, ठीक है। और ये किस कबीले से भारत आए थे? ग्यूची कबीले से। कितनी शाखाएं आई थी? 5। सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी रहेगी? कुषाण वंश रहेगा। इसका उत्तराधिकारी कौन था? भीम कण्फूसियस। पेपर में यही क्वेश्चन आता है बेटा। भीम कण्फूसियस ने ना शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। भीम कण्फूसियस ने ना, लिख लो, शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। ये पेपर में पक्का आता है बेटा। भीम कण्फूसियस ने कौन से सिक्के चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे, ठीक है। भीम कण्फूसियस ने कौन से सिक्के चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के किसने चलाए थे? भीम कण्फूसियस ने चलाए थे, ठीक है। मतलब आपने पढ़ा होगा बेटा, जो सोना होता है ना, रियल में शुद्ध 24 कैरेट का माना जाता है, और उसके कभी आभूषण नहीं बनते। इसीलिए आप साइंस का एक फैक्ट पढ़ोगे, उसमें ना कुछ और चीजें या चांदी वगैरह मिलाया जाता है। सोने का लगभग देखोगे ना 22 कैरेट में 2 कैरेट कुछ अशुद्धियां मिलाई जाती है, जिससे सोना तैयार होता है। कभी भी देख लेना 24 कैरेट सोना शुद्ध होता है ना, उसके कभी भी क्या नहीं बनाए जाते? आभूषण बनते ही नहीं, सोने के बन ही नहीं सकते। तो 22 के आभूषण बनते हैं, ठीक है। सोना सुना होगा, देखा भी है क्या? ठीक है, रेट बहुत हाई हो चुके हैं आजकल, ठीक है, 65,000 के समथिंग है, ठीक है। तो अब मतलब सोना भी एक सपना हो जाएगा आने वाले टाइम में। और हमारे यहाँ शादियों में अनाप शनाप खर्चे ना सोने पर किए जाते हैं, जो कभी काम नहीं आएगा आपके, ठीक है। सोना क्या काम आएगा? इससे अच्छी कोई प्रॉपर्टी ले लो, ठीक है, कभी बढ़ेगी तो सही, ठीक है। सोना बढ़ भी गया तो अगर बेच दिया, सोना बढ़ भी गया तो बेच दिया तो बेइज्जती हो जाएगी ना, उन्होंने अपना सोना बेच दिया, ठीक है। और प्रॉपर्टी है, उसमें क्या होता है कि हमेशा हम, है ना, जो जमींदार लोग होते हैं, किसान लोग होते हैं ना, शादियों में देख लेना सबसे ज्यादा सोने का खर्चा होता है, ठीक है। नॉर्मल 10-15 तोले बनवाएंगे, और वो है ना पूंजी बेस्ट होती है। कभी भी बनिया लोग ये कभी भी देख लेना, ये सोना है ना, ये आर्टिफिशियल रखेंगे, ठीक है। इनकी ज्वेलरी कैसी होती है? आर्टिफिशियल होती है, और वो फोटो आर्टिफिशियल ज्वेलरी में सुंदर आते हैं, ठीक है। और हम मूर्ख लोग है ना, वो सोना ही सोना, ठीक है। अब एक मैडम ने सोना डाल रखा है, 2 सिक्योरिटी में रहेंगे उसकी, ठीक है। ना तो उससे खुद से शादी एंजॉय होगी, ना साथ वालों से, ठीक है। अब सासू माँ सिक्योरिटी में रहेगी, बोला बहू कहीं खो ना दे, ठीक है। तो इनका कोई फायदा नहीं है, ठीक है। तो सब शुद्ध सोने के सिक्के किसने जारी किए थे? ये यही है वो शख्स जिसने इसकी आदत लगवाई थी लोगों को। भीम कण्फूसियस ने शुद्ध सोने। अब सिक्कों से क्वेश्चन क्या बनेगा बेटा? एक सिक्कों से क्वेश्चन आता है, ठीक है। एक मैंने बताया था जो शीशे के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने शीशे के चलाए थे। और सोने के किसने चलाए थे? इंडो ग्रीक ने। इंडो ग्रीक शासकों ने क्या चलाए थे? या यूनानी शासकों ने कौन से चलाए थे? या इन्हें हिंद यूनानी कहा जाता है, इन्होंने चलाए थे सोने के। और शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाणों ने। शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो किसने चलाए? कुषाणों ने। और कुषाणों में पूछे पर जो राजा जिसने चलाए, भीम कण्फूसियस ने चलाए। चांदी के सिक्के है ना, ये गुप्त वंश वालों ने चलाए। और गुप्त वंश का राजा पूछे तो चंद्रगुप्त, ठीक है। चंद्रगुप्त ने ना कौन से सिक्के चलाए? चय से चांदी और चय से चंद्रगुप्त। लिख लो, चांदी के ये सिक्कों से एक क्वेश्चन पक्का आएगा आपसे किसी ना किसी एग्जाम में, ये डबल अंडरलाइन करके लिख लेना। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे?
सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के किसने चलाए थे? सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। सोने के किसने चलाए थे बेटा? इंडो ग्रीक शासकों ने या यूनानी शासकों ने सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और शुद्ध सोने के कुषाणों ने। और अगर पूछे ना सबसे ज्यादा सोने के, गुप्त वंश के शासकों ने। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किसने चलाए थे? गुप्त वंश के शासकों ने चलाए थे। लिख लो, सबसे ज्यादा सोने के सिक्के किस वंश के शासकों ने चलाए थे? गुप्त वंश के शासकों ने सबसे ज्यादा किसके सिक्के चलाए थे? सोने के। देखो, शीशे के सिक्के किसने चलाए? सह से शीशे, सह से सातवाहन। ठीक है, सोने के सिक्के पूछे तो इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। ठीक है, और शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाणों का राजा पूछे तो भीमकंडफिसी। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के पूछे तो गुप्त शासकों ने चलाए। शुद्ध सोने के सिक्के पूछे तो कुषाणों ने चलाए थे। याद रह जाएगा। चांदी के किसने चलाए थे? चांदी के चंद्रगुप्त ने। ठीक है, वो भी किस वंश का राजा था? गुप्त वंश का राजा था। याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब है ना, लिख लो, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क होता था। इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता था? कनिष्क होता था। लिख लो, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता था? कनिष्क होता था। लिख लो, इस वंश का सबसे प्रतापी राजा कौन होता था? कनिष्क है ना। इस वंश का क्या होता था बेटा? सबसे प्रतापी राजा होता था। संस्थापक कौन था? कुजुल कंडफिसिस। उत्तराधिकारी पूछे तो भीम कंडफिसिस। उसने सोने के क्या चलाए थे? शुद्ध सोने के सिक्के चलाए थे। ठीक है, और ये किस कबीले से भारत आए थे? यूची कबीले से। कितनी शाखाएं आई? 5। सबसे प्रमुख कौन है? कुषाण वंश। स्थापना पूछे तो कब हुई? 15 ईस्वी में हुई। ठीक है, और इस कनिष्क ने ना 78 ईस्वी में ना एक संवत चलाया था, शक संवत चलाया था। कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था बेटा? शक संवत चलाया था। लिख लो, कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? तब आपका आंसर क्या होगा? शक संवत चलाया था। कनिष्क ने 78 ईस्वी में कौन सा संवत चलाया था? तो कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था बेटा? शक संवत चलाया था। और जो भारत का कैलेंडर है ना, वो किस को फॉलो करता है? लिख लो, भारत का कैलेंडर है ना, ठीक है, वो किस को फॉलो करता है? शक संवत को फॉलो करता है। जो भारत का कैलेंडर है, ये पूछा जाता है किस को फॉलो करता है? शक संवत को फॉलो करता है। और शक संवत का ना जो पहला महीना पूछा जाता है बेटा, चैत्र होता है। कौन सा होता है? ये बहुत बार क्वेश्चन आ गया, 99% क्वेश्चन डबल अंडरलाइन कर लेना। शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। और अंतिम, अभी कौन सा महीना चल रहा है? फाल्गुन। कौन सा महीना चल रहा है? तो अंतिम महीना कौन सा होता है बेटा? फाल्गुन होता है। अंतिम महीना कौन सा रहेगा इसका? फाल्गुन रहेगा। लिख लो, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र होता है। अंतिम महीना कौन सा होता है? फाल्गुन। अभी है ना, हिंदू कैलेंडर के हिसाब से ना आगे 21 या 22 मार्च को ना पहला महीना शुरू होगा, और हिंदू कैलेंडर के अनुसार अभी नव वर्ष शुरू होगा। और अभी नव वर्ष आएगा ना, तो व्हाट्सएप पर देख लेना अगर आपको ध्यान हो तो। ठीक है, कि सभी हिंदू भाई कैलेंडर के हिसाब से नव वर्ष की सभी को शुभकामनाएं। जो 1 जनवरी को हम नव वर्ष बनाते हैं ना, तो वो तो अंग्रेजों के हिसाब से हम मनाते हैं। हमारा हिंदुओं का जो नव वर्ष होता है ना, वो मार्च में आता है, 21 या 22 मार्च के दिन आता है। ठीक है, तो उसे हिंदू नव वर्ष बोलते हैं। क्या बोलते हैं? हिंदू नव वर्ष बोलते हैं। ठीक है,
तो अभी व्हाट्सएप पर मैसेज आने शुरू हो जाएंगे, देख लेना। 21-22 मार्च के आसपास हिंदू नववर्ष की सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए क्यों हम हिंदू नववर्ष उसको बोलते हैं, क्योंकि हम चलते हैं शक संवत के हिसाब से, और शक संवत भारत का कैलेंडर है। इसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन। अभी जैसे अपा दिसंबर बोलते हैं ना, तो भारतीय कैलेंडर का अभी अंतिम महीना चल रहा है। ठीक है, और बाद में हिंदू नववर्ष की क्या हो जाएगी? शुरुआत। वैसे 21 या 22 मार्च के दिन इसकी शुरुआत होगी। ठीक है, तो ये याद कर लेना। कनिष्क ने कौन सा संवत चलाया था? शक संवत चलाया। कनिष्क से पहले राजा कौन था बेटा? भीम कंडफिसिस। और भीम कंडफिसिस से एक क्वेश्चन रह गया, ये शैव धर्म को मानता था। लिख लो, भीम कंडफिसिस किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। लिख लो, भीम कंडफिसिस किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। भीम कंडफिसिस किस धर्म को माना करता था? शैव धर्म को मानता था। लिख लो, भीम कंडफिसिस किस धर्म को मानता था बेटा? शैव धर्म को मानता था। भीम कंडफिसिस किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानता था। शैव धर्म को कौन मानता था? भीम कंडफिसिस किस धर्म को मानता था? शैव धर्म को मानने वाला राजा था। अब कनिष्क है ना, ये लिख लो बेटा, बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क लिख लो, किस धर्म को मानता था? बौद्ध धर्म को मानता था। कनिष्क किस धर्म को मानने वाला राजा होता था? बौद्ध धर्म को मानता था। लिख लो, कनिष्क किस धर्म को मानता था? तो कनिष्क किस धर्म को मानने वाला राजा था बेटा? बौद्ध धर्म को मानने वाला राजा कौन होता था? कनिष्क होता था। कनिष्क की एक बार राजधानी पूछी गई थी, पुरुषपुर, और पुरुषपुर है पेशावर में। वर्तमान में कहां पर है बेटा? पेशावर, पाकिस्तान में। लिख लो, कनिष्क की राजधानी कौन सी होती थी? पुरुषपुर, पेशावर होती थी। कनिष्क की राजधानी कौन सी होती थी? तो कनिष्क की राजधानी कौन सी होती थी बेटा? पुरुषपुर। पुरुषपुर कहां पर है? पेशावर में है। पेशावर वर्तमान में कहां पर है? पाकिस्तान। कहीं पुरुषपुर चले मत जाना, बोला हमारे राजा कनिष्क की ये राजधानी होती थी। वहां पर अब सर्विस हो सकती है। ठीक है, क्योंकि वो एरिया अब किसके कब्जे में है? पाकिस्तान के कब्जे में है। एक बार हो गया था, एक जो भारतीय पति पत्नी, ठीक है, शादी के बाद कोई होता है क्या कुछ हनीमून? हाँ, पीछे वाले भाई को याद है। तो वो हनीमून पर जा रहे थे और गलती से उस टाइम वो फीलिंग में खोए हुए थे, बॉर्डर क्रॉस कर लिया उन्होंने। क्या क्रॉस कर लिया? और वो बॉर्डर क्रॉस कर लिया पाकिस्तान वाला। ठीक है, और वहां पर जाते ही ना, वहां पर तो आतंकवादी रहते हैं, उस पार मिल गए। ठीक है, तो वो पति है ना, वो थोड़ा सा इंटेलिजेंट था, उसने ना मिलते ही वालेकुम सलाम उनकी भाषा में बात की। ठीक है, और फिर उसने कहा कि हम कैसे माने कि आप मुसलमान हैं? ठीक है, बोला आपको क्या प्रूफ चाहिए? ठीक है, बोला मेरे को प्रूफ चाहिए, आप है ना कुरान की, ठीक है, जैसे हिंदू है ना, हिंदू मतलब किसको? गीता को महत्व देते हैं ना, ठीक है, और वो है ना किसको महत्व देते हैं? कुरान को महत्व देते हैं। बोला कुरान की तू मेरे को 4 लाइनें सुना दे। ठीक है, बंदा फंस गया, अब कुरान पढ़े तो लाइनें सुनाए। ठीक है, फिर भी हिम्मत करके उसने ना गीता की क्या सुना दी, उसको 4 लाइनें सुना दी। वो खुश हो गया, बोला आप पाकिस्तान के हो, चले जाओ आगे। ठीक है, तो उन्होंने ना बोला आगे नहीं, हम पीछे कुछ भूल आए हैं। ठीक है, उन्होंने वापिस इंडिया वाले बॉर्डर में आ गए। पत्नी ने पूछा आपने गीता के श्लोक सुनाए और इसने तेरे को जाने कैसे दिया? बोला अगर इसने कुरान पढ़ी होती तो ये कभी आतंकवादी नहीं बनता। आतंकवादी जो बनते हैं ना, वो कभी उनका कुरान से कोई लेना देना नहीं होता। तो कभी थोड़ा इंटेलिजेंट भी होना चाहिए फीलिंग के साथ है। ठीक है, नहीं जान जा सकती है, पाकिस्तान था वो। ठीक है, तो बच गए दोनों। ठीक है, तो मुड़कर वो उस बॉर्डर की ओर कभी नहीं गए। ठीक है, तो ये अगर कोई इंटेलिजेंट आतंकवादी होता तो सर्विस हो जाती नहीं वहां पर। ठीक है, तो ये किस धर्म को मानता था कनिष्क? बौद्ध धर्म। ठीक है, और इसकी राजधानी कौन सी होती थी? पुरुषपुर, पेशावर। ये लिख लो, बौद्ध धर्म की एक शाखा पूछी जाती है, ये किस शाखा को मानता था? महायान शाखा को। मैंने बताया था 2 शाखा आई थी बौद्ध धर्म की, एक हीनयान और एक महायान। हीनयान है ना, वो रूढ़िवादी थी, और महायान
बदलाव को स्वीकार करती थी। हीनयान वाले महात्मा पुरुष को महापुरुष मानते थे और महायान वाले अवतार या देवता मानते थे। ठीक है, और हीनयान शाखा है ना, ठीक है, और ये महायान दोनों आपको याद है रखनी है। ठीक है, हीनयान शाखा और महायान, जैसे आप पढ़ोगे जो थाईलैंड वगैरह हो गया, दक्षिण भारत हो गया, वहां पर हीनयान शाखा है। ठीक है, चीन में हो गया, उत्तर भारत में महायान शाखा है। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं बेटा ये किस शाखा को मानता था, महायान। इसके टाइम में ना 78 ईस्वी में ना कौन सी बौद्ध संगति हुई थी बेटा, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी, हाँ वेरी गुड, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके समय लिख लो कौन सी बौद्ध संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। इसके समय में कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन हुआ। और चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। लिख लो इसके समय चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। इसके समय कौन सी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया था, चौथी बौद्ध संगति का आयोजन किया गया। और चौथी बौद्ध संगति कहां पर हुई थी बेटा, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। ठीक है, इसकी राजधानी कौन सी थी, फिरोजपुर, पेशावर। कनिष्क के टाइम में बेटा दो शैली चलती थी, एक तो गांधार शैली। ठीक है, कनिष्क के टाइम में कौन सी शैली चलती थी मूर्ति बनाने की, एक तो गांधार शैली और एक मथुरा शैली। लिख लो कनिष्क के टाइम में मूर्ति बनाने की कौन सी शैली चला करती थी, दो, गांधार शैली और मथुरा शैली। कनिष्क के टाइम में मूर्ति बनाने की कौन सी शैली चला करती थी, गांधार शैली, और एक कौन सी हो जाएगी बेटा, एक गांधार शैली हो जाएगी, एक कौन सी हो जाएगी, मथुरा शैली। ठीक है, गांधार शैली का जनक कौन थे, यूनानी थे। कौन थे बेटा, यूनानी थे। और मथुरा शैली पेपर में आएगा, ये पूर्णतः भारतीय शैली थी। ठीक है, वो पूछेगा ऐसी कौन सी शैली थी जो पूर्णतः भारतीय थी, तो मथुरा। ठीक है, मथुरा भारत में ही है ना, तो आप याद कर लोगे ऐसी कौन सी शैली थी जो पूर्णतः भारतीय शैली थी, मथुरा शैली थी। ठीक है, और वो गांधार शैली पूछे तो वो किसकी थी, यूनानियों की देन थी भारत में गांधार शैली। ठीक है, अब बौद्ध धर्म की जितनी भी मूर्तियां मिलेगी ना बेटा, वो किस शैली में मिलेगी, गांधार शैली में मिलेगी। लिख लो बौद्ध धर्म की जितनी भी मूर्तियां मिली है हमें, वो किस शैली में मिली है, गांधार शैली में। लिख लो बौद्ध धर्म की जितनी भी हमें मूर्तियां मिली है, वो किस शैली में मिली है, गांधार शैली में। लिख लो बौद्ध धर्म की जितनी भी हमें मूर्तियां मिली है, वो किस शैली की मिली है, गांधार शैली की। बौद्ध धर्म की जितनी भी हमें मूर्तियां मिली है, वो किस शैली की मिली है बेटा, गांधार शैली की। किस धर्म की मूर्तियां, बौद्ध धर्म की। और जैन धर्म की जितनी भी मूर्तियां मिली है ना, वो किस शैली की मिली है, मथुरा शैली की। लिख लो जैन धर्म की जितनी भी मूर्तियां भारत में मिली है, जैन धर्म की जितनी भी मूर्तियां भारत में मिली है, वो किसकी रहेगी, मथुरा शैली की रहेगी। बौद्ध धर्म की पूछे तो बेटा गांधार शैली। और जैन धर्म की जितनी भी मूर्तियां मिली है ना, वो किसकी रहेगी, मथुरा शैली। और मथुरा शैली को क्या कहा जाता है, पूर्णतः भारतीय शैली रहेगी। मथुरा शैली क्या रहेगी, पूर्णतः क्या रहेगी, ये भारतीय शैली रहेगी। कौन सी शैली पूर्णतः भारतीय रहेगी, मथुरा शैली। ठीक है, अब ये क्वेश्चन आता है इसकी राजधानी कौन सी थी बेटा, फिरोजपुर, पेशावर। ठीक है, लिख लो इसकी दूसरी राजधानी मथुरा होती थी। इसकी कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, मथुरा होती थी। कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, मथुरा होती थी। ठीक है, कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी होती थी बेटा, मथुरा होती थी। ठीक है, कनिष्क की दूसरी राजधानी कौन सी होती थी, मथुरा। ठीक है, और कनिष्क ने ना बेटा, ठीक है, जैसे कश्मीर में ना एक मार्ग पड़ता है, रेशम मार्ग। कौन सा मार्ग था, रेशम मार्ग। ठीक है, और ये रेशम है ना,
यहां से कहां ले जाया जाता था? चीन ले जाया जाता था। कहां ले जाया जाता था? चीन ले जाया जाता था। भारत में से रेशम है ना बेटा, कहां ले जाया जाता था? चीन ले जाया जाता था। और इस रेशम मार्ग की खोज करने वाला शासक कौन होता था? कनिष्क होता था। लिख लो, रेशम मार्ग की कश्मीर में रेशम मार्ग की, ये क्वेश्चन आ गया, डबल अंडरलाइन करके लिखना। कश्मीर में रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? कश्मीर में रेशम मार्ग की खोज करने वाला राजा कौन होता था? कनिष्क होता था। लिख लो, कश्मीर में रेशम मार्ग की खोज करने वाला राजा कौन होता था? कनिष्क होता था। कश्मीर में रेशम मार्ग की खोज करने वाला राजा कौन होता था? कनिष्क होता था। और इसने ना चाइना को कह दिया, अगर आपको रेशम लेना है ना तो आपको हमें क्या देना पड़ेगा? भारी मात्रा में टैक्स देना पड़ेगा। तो इसने चाइना पर भी क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया। इसी कारण इसके पास ना बहुत ज्यादा क्या आ गए थे? पैसे। इसीलिए इन्होंने शुद्ध सोने के क्या जारी किए थे? सिक्के जारी। शुद्ध सोने के सिक्के वही जारी कर सकता है जिसके पास पैसे की कोई कमी ना हो। तो इसको पैसा कहां से मिलता था? रेशम मार्ग से पैसा मिलता था। अब चाइना को रेशम चाहिए ही चाहिए था, और वो जाता किससे था? कश्मीर मार्ग से। और उस रास्ते को इसने बंद कर दिया तो चाइना को मजबूरन इसको क्या देना पड़ा? चीन को टैक्स देना पड़ा। ठीक है, तो इसने कश्मीर में किस मार्ग की खोज कर दी थी? इसने रेशम मार्ग की खोज करने वाला राजा कौन होता था? कनिष्क होता था। कनिष्क बहुत इंपॉर्टेंट है। इसकी पहली राजधानी कौन सी होती थी? पुरुषपुर, पेशावर होती थी। और दूसरी कौन सी हो गई इसकी? मथुरा हो गई। कौन सी हो गई? मथुरा। और मथुरा शैली भी इसके टाइम में चलती थी, और वो पूर्णतः कौन सी शैली थी? भारतीय गांधार शैली चलती थी। वो पूर्णतः कौन सी थी? यूनान की क्या होती थी? देन होती थी। कनिष्क के दरबार में लिख लो कौन कौन रहा करते थे? विद्वान। लिख लो, कनिष्क के दरबार के प्रमुख विद्वान। एक असव घोष रहता था। कनिष्क के दरबार के लिखेंगे हम विद्वान। एक कौन रहता था बेटा? असव घोष, जिसने लिखी थी बुद्ध चरित्र। कौन सी रचना लिखी थी? बुद्ध चरित्र, जिसे बौद्धों का क्या कहा गया? वेरी गुड, बौद्धों का रामायण कहा जाता है। लिख लो, असव घोष ने कौन सी रचना लिखी थी? वो पूछेगा असव घोष किसके दरबार में रहता था बेटा? कनिष्क के दरबार में रहा करता था। असव घोष किसके इसकी रचना कौन सी थी? बुद्ध चरित्र। मैंने बेटा आपको ना चारों बौद्ध संगतियां करवाई थी, उसके अध्यक्ष करवाए थे, अगर आपको याद है। पहली बौद्ध संगति में था महाकश्यप, दूसरी में था अध्यक्ष सभागामी, तीसरी में मोगली पुत्तिस, और चौथी में असव घोष और वसुमित्र। असव घोष अध्यक्ष था, वसुमित्र उपाध्यक्ष था। तो चौथी बौद्ध संगति कनिष्क के टाइम में हुई, तो असव घोष भी इसके पास रहता था, और एक इसके पास कौन रहता था? वसुमित्र रहता था। बुद्ध असव घोष की एक रचना और है, सौंदरानंद। सौंदरानंद, ठीक है। लिख लो, असव घोष की दो रचना बताना। एक तो बुद्ध चरित्र हो गई, और एक कौन सी हो गई? सौंदरानंद। लिख लो, असव घोष की दो प्रमुख रचनाएं कौन सी हो गई? एक तो बुद्ध चरित्र हो गई, और एक सौंदरानंद हो गई। लिख लो, इसकी दो प्रमुख रचनाएं कौन सी हो गई? एक बुद्ध चरित्र हो गई, और एक कौन सी हो गई? सौंदरानंद हो गई। एक बुद्ध चरित्र हो गई, एक सौंदरानंद। किसकी रचना थी बेटा? ये असव घोष की रचना थी। बुद्ध चरित्र को क्या कहा जाता है? बौद्धों का रामायण। जातक कथाएं भी बौद्ध धर्म से संबंधित थी ना, आपको बताया था। ठीक है, अब एक इसके दरबार में रहता था बेटा चरक। ये सबसे ज्यादा पूछा जाता है। ये वेद था। क्या था बेटा? वेद था। इसकी रचना पूछी जाती है, चरक संहिता। चरक की क्या थी रचना? कौन सी होती थी? चरक संहिता होती थी। लिख लो, चरक कौन होता था? एक वेद हुआ करता था। चरक कौन हुआ करता था बेटा? एक इसका राजवेद पूछे तो कौन होता था? चरक होता था। और चरक की पुस्तक का नाम पूछे तो चरक संहिता थी। चरक की पुस्तक का नाम पूछे तो कौन सी होती थी बेटा? चरक संहिता। किसकी पुस्तक थी? चरक की पुस्तक थी। चरक की पुस्तक का नाम कौन से थे? चरक संहिता थी। और चरक क्या होता था? एक राजवेद होता था। और बेटा ये ऐसा वेद होता था जो कहते हैं कि पुराने टाइम में आप भारत का इतिहास उठाकर देखोगे ना,
ऐसे वेद हुआ करते थे, वो है ना आपकी नब्ज देख कर क्या बता देते थे, बीमारी बता दिया करते थे। आज नाड़ी वेद बहुत कम मिलते हैं बेटा। भारत की अगर मैं बात करूं, पहले है ना भारत में ये चिकित्सा इतनी नहीं थी ना, तो पहले है ना क्या होते थे, नाड़ी वेद होते थे। वो आपसे आपकी प्रॉब्लम नहीं पूछेंगे, आपकी क्या चेक करेंगे, केवल नब्ज चेक करेंगे और उसके हिसाब से आपको बता देंगे कि आपको क्या क्या दिक्कत है। वो कोई मतलब आजकल तो हॉस्पिटल में चले जाओ, छोटा सा चीज है, बोला अल्ट्रासाउंड करा के आओ, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड वाला 800-900 वो ले लेगा, ठीक है, इनका कमीशन होता है और लिखते हैं फला इंसान से अल्ट्रासाउंड करा के आना है, ठीक है। अब अल्ट्रासाउंड हमारी जहां से मर्जी है वहां से कराए, लेकिन उस पर लिखा होता है कि वहां से अल्ट्रासाउंड, क्योंकि इनका 50% कमीशन होता है डॉक्टरों का। एक मतलब दिक्कत है कुछ भी है, ठीक है, टेस्ट लिख देंगे, 5-7 बेफिजूल के टेस्ट लिख देंगे, ठीक है। ये चीजें होती है। पहले क्या होता था, वो उसको अपन जितने रुपए देते थे वो मान जाता था, वो नब्ज देख कर क्या दिया करता था, दवाई दिया करता था। तो ये चरक है ना, ये नाड़ी वेद होता था। पेपर में आता है चरक कौन सा वेद होता था, नाड़ी वेद होता था। इसकी रचना कौन सी थी, चरक संहिता थी। कौन सी रचना थी, चरक संहिता थी। एक सुश्रुत होता था बेटा, कौन होता था, सुश्रुत। ये शल्य चिकित्सक होता था। शल्य चिकित्सक कौन होता था, सुश्रुत होता था। लिख लो, इसके दरबार में एक कौन रहता था बेटा, सुश्रुत रहता था। और वो कौन सा चिकित्सक होता था, शल्य चिकित्सक होता था। इसके दरबार में कौन रहा करता था, बता दो। सुश्रुत रहा करता था। और कौन सा चिकित्सक होता था, वो शल्य चिकित्सक होता था, ठीक है। जैसे कोई हड्डी वगैरह टूट जाती थी, उसका भी तो इलाज करने वाला चाहिए ना, ठीक है। अब उसने तो बता दिया नाड़ी वेद ने, भाई ये दिक्कत है, किसी की हड्डी टूट गई तो नाड़ी वेद बेचारा क्या बताएगा, वो तो हमें ही दिखाई दे रही है ना, तो उसकी तो जोड़नी पड़ेगी, ठीक है। तो वो जोड़ने का काम कौन करता था, सुश्रुत किया करता था। और वो क्या होता था बेटा, शल्य चिकित्सक हुआ करता था। कौन सा चिकित्सक होता था, सुश्रुत शल्य चिकित्सक होता था। ये याद रखना है। एक इसके दरबार में नागार्जुन रहता था। लिख लो, कौन रहता था, नागार्जुन। इसके दरबार में नागार्जुन रहता था। और इस नागार्जुन ने ना किसका सिद्धांत दिया था, शून्यवाद का सिद्धांत। अब कहीं कहेंगे सर शून्य आर्यभट्ट ने दिया था, वो अलग चीज है, ये शून्यवाद का सिद्धांत था कोई। लिख लो, इसके दरबार में नागार्जुन रहता था, जिसने कौन सा सिद्धांत दिया था बेटा, शून्यवाद का सिद्धांत दिया था। लिख लो, शून्यवाद का सिद्धांत किसने दिया था, नागार्जुन ने दिया था। और नागार्जुन के ब्रैकेट में लिख लो, इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसे भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। जैसे अल्बर्ट आइंस्टीन वैज्ञानिक थे ना, ठीक है, तो इसे नागार्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन। ये डबल अंडरलाइन करके लिख लो, क्वेश्चन आएगा। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागा अर्जुन को कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है, नागा अर्जुन को क्या कहा जाता है बेटा, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। इसके दरबार में ना मेन याद रखना चरक रहता था, चरक संहिता थी, वो नाड़ी वेद था। इसके दरबार में असव घोष रहता था, जिसने बुद्ध चरित्र और सौंदरानंद लिखी थी। इसके दरबार में वसुमित्र रहता था। इसके दरबार में सुश्रुत, जो कौन सा वेद होता था, शल्य चिकित्सक रहता था। इसके दरबार में एक कौन रहा करता था, नागा अर्जुन। नागा अर्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, नागा अर्जुन को क्या कहा जाता है, भारत का आइंस्टीन कहा जाता है। भारत का आइंस्टीन किसको कहा जाता है, नागा अर्जुन को कहा जाता है। ये सारी की सारी हस्तियां किसके दरबार में रहा करती थी, कनिष्क के टाइम में। कनिष्क किस धर्म को मानने वाला था, और बौद्ध धर्म की किस शाखा का अनुयायी होता था, ये महायान शाखा का क्या होता था, अनुयायी होता था, ठीक है। इसके टाइम में कौन सी संगति हुई थी, चौथी बौद्ध संगति हुई थी। कहां पर हुई थी, कुंडलवन कश्मीर में हुई थी, ठीक है। और इसकी राजधानी कौन सी थी, पुरुषपुर पेशावर। लिख लो, इसका उत्तराधिकारी हुविक्स होता था, हुविक्स। 106 से 138 ईस्वी तक रहा हुविक्स। इसका उत्तराधिकारी कौन होता था, हुविक्स। 106 ईस्वी से लेकर 100, ये मतलब शासनकाल नहीं पूछा जाएगा। इसका उत्तराधिकारी कौन होता था, हुविस्क होता था। लिख लो, इस कनिष्क का उत्तराधिकारी कौन होता था, हुविस्क होता था। लिख लो, इसका उत्तराधिकारी
कौन हुआ करता था? हुविक्स होता था। एक कनिष्क है और उत्तराधिकारी कौन था? हुविक्स था। इसका शासनकाल कब से कब तक है? 106 से लेकर 138 ईस्वी तक इसका क्या बताया गया था? शासनकाल बताया गया। मेन आपसे ना सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे पूछे जाएंगे? कनिष्क से ही पूछे जाएंगे और कनिष्क से 101% सारे के सारे क्वेश्चन आएंगे। और ये रेशम मार्ग की खोज किसने की थी? कनिष्क ने। और रेशम ये कनिष्क ये बगे यूची कबीले से आए थे। यूची कबीला भी पूछे ना कहाँ है? मध्य एशिया से। ये जितने भी वंश है ना ये कहाँ से आए थे बेटा? मध्य एशिया से। चाहे इंडो ग्रीक पूछे तो वो तो यूनान से थे। बाकी जितने भी है ना, चाहे शक वंश हो, पल्लव वंश हो, कुषाण, ये कहाँ से आए थे? मध्य एशिया से आए थे। कहाँ से आए थे? ये सारे के सारे मध्य एशिया से आए थे। और हुविक्स से एक क्वेश्चन ये आ सकता है बेटा, ये हुविक्स है ना, इसके टाइम में लिख लो, हुविक्स से एक क्वेश्चन बन सकता है, ठीक है। इसके टाइम में ना मथुरा को ज्यादा महत्व दिया गया। कनिष्क के टाइम में महत्व दिया जाता था पुरुषपुर पेशावर को। लिख लो, हुविक्स ने किसको महत्व दिया था? मथुरा को ज्यादा महत्व दिया था। लिख लो, हुविक्स ने किसको ज्यादा महत्व दिया था? मथुरा को ज्यादा महत्व दिया था। लिख लो, हुविक्स ने किसको ज्यादा महत्व दिया था? मथुरा को ज्यादा महत्व दिया था। हुविक्स ने किसको ज्यादा महत्व दिया था बेटा? मथुरा को ज्यादा महत्व दिया था। किसने दिया था? हुविक्स ने किसको महत्व दिया था? मथुरा को महत्व दिया था। ठीक है, यहां से इतने ही क्वेश्चन आते हैं। और कुछ इतिहासकार कहते हैं वासुदेव इस वंश का अंतिम राजा बताया जाता है। इस वंश का अंतिम राजा किसको बताया गया था? वासुदेव को बताया गया था। वहां से क्वेश्चन नहीं आते। मेन तो इससे क्वेश्चन आएगा आपका कनिष्क से ही क्वेश्चन आएगा। चाहे तो उसने शक संवत चलाया 78 ईस्वी में, वो आएगा। चाहे उसके टाइम में चौथी बौद्ध संगति हुई, वो आएगा। चाहे उसके टाइम में रेशम मार्ग की क्या हुई थी? खोज हुई थी। और वो किससे टैक्स लिया करता था? चीन से टैक्स लिया करता था। ठीक है, अब कुषाणों के बाद है ना भारत में चलेगा गुप्त वंश। कौन सा वंश है? हेडिंग डाल लो, गुप्त वंश। कुषाणों के बाद इस वंश का अंतिम राजा किसे बताया गया? वासुदेव को बताया गया। ठीक है, इस वंश का अंतिम राजा कुषाण वंश का किसे बताया गया था? वासुदेव को बताया गया था। ठीक है, मेन कुषाण वंश से एक ही क्वेश्चन ज्यादा किस राजा से आएंगे? कनिष्क से आएंगे। चाहे कोई भी क्वेश्चन बनेगा तो किससे बनेगा? कनिष्क। अब हम कौन सा साम्राज्य पढ़ेंगे बेटा? गुप्त वंश। कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश पढ़ेंगे। ठीक है, कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश पढ़ेंगे। गुप्त वंश से क्वेश्चन 101% बनते ही हैं। कुषाण वाला समझ आया क्या? ठीक है, दोबारा रिपीट कर देता हूं, 2 मिनट। कुषाण वंश है ना, ठीक है, ये यूची कबीले से कहाँ आए थे? भारत आए थे। ठीक है, और ये 15 ईस्वी में ना कुजुल कंडफिसिस ने कुषाण वंश की स्थापना की थी। उसका उत्तराधिकारी भीम कंडफिसिस था। और भीम कंडफिसिस ने शुद्ध सोने के क्या जारी किए थे? सिक्के। चांदी के सिक्के पूछे तो चंद्रगुप्त ने चलाए थे। शुद्ध सोने के सिक्के कुषाणों ने चलाए थे। सबसे ज्यादा सोने के सिक्के गुप्त वंश के शासकों ने, और सबसे पहले सोने के सिक्के इंडो ग्रीक शासकों ने चलाए थे। शीशे के सिक्के सातवाहन वंश के शासकों ने चलाए थे। कनिष्क इसके टाइम में चौथी बौद्ध संगति कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। अशोक घोष अध्यक्ष था और वसुमित्र क्या था? उपाध्यक्ष था। और चौथी बौद्ध संगति में ही बौद्ध धर्म 2 पार्टों में बंट गया, हीनयान और महायान। तो कनिष्क की शाखा का अनुयायी था महायान। इसके टाइम में कश्मीर में किसकी खोज की थी? रेशम मार्ग की खोज की थी। तो ये मध्य एशिया या कश्मीर से चीन जाने वाला रेशम पर इसने क्या लगा दिया था? टैक्स लगा दिया था। इस वंश का क्या होता था? ये प्रतापी राजा होता था। और इसने शक संवत चलाया था। जो भारत का कैलेंडर किस संवत को फॉलो करता है? शक संवत को, जिसका पहला महीना कौन सा होता है? चैत्र। अंतिम कौन सा होता है? फाल्गुन। और नव वर्ष की शुरुआत होती है 21 या 22 मार्च के दिन। किसकी शुरुआत होती है? नव वर्ष की। हिंदू नव वर्ष की क्या होती है? शुरुआत होती है। अंग्रेजी नव वर्ष की पूछे तो 1 जनवरी, और हिंदू नव वर्ष पूछे तो 21 या 22 मार्च। महीना पूछेगा चैत्र और अंतिम पूछेगा फाल्गुन, याद रह जाएगा ना। ठीक है, अब हम कौन सा वंश पढ़ने वाले हैं? गुप्त वंश पढ़ने वाले हैं। ठीक है, कनिष्क की 2 राजधानी थी। पहली थी पुरुषपुर पेशावर, दूसरी थी मथुरा। ठीक है,
इसका उत्तराधिकारी हुविक्स हुआ था ना, उसने महत्व दिया था मथुरा को, ज्यादा महत्व दिया था बजाय पुरुषपुर पेशावर के। ठीक है, अब कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश। गुप्त वंश को लिख लो भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहते हैं, इसे भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश को क्या कहा जाता है बेटा? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लिख लो, गुप्त वंश को क्या कहा जाता है? भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल कहा जाता है। लिख लो, गुप्त वंश को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। ठीक है, ये पेपर में बहुत बार आ गया, भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल किसे कहते हैं? गुप्त वंश को कहते हैं। और ये गुप्त वंश वाले हैं ना बेटा, ये कुषाणों के सावंत होते थे। ये क्या होते थे? कुषाणों के सावंत होते थे। ठीक है, लिख लो, ये गुप्त वंश वाले किसके सावंत हुआ करते थे? कुषाणों के सावंत हुआ करते थे। गुप्त वंश वाले, मैंने आपको बताया था ना किस वंश में सामंत प्रथा चली थी? सामंत ब्राह्मणों को भूमि दान देना किसने शुरू किया था? सातवाहन वंश के शासकों ने। तो सातवाहन वंश के टाइम में चली थी कौन सी व्यवस्था? सामंत व्यवस्था। तो ये कुषाणों के क्या होते थे? सावंत होते थे। ठीक है, यानी ये कुषाणों के दरबार में रहा करते थे गुप्त वंश वाले, और कुषाण वंश का इन्होंने क्या किया? समाप्ति की थी। ठीक है, तो ये कुषाणों के क्या होते थे? सावंत हुआ करते थे। और गुप्त काल को भारतीय इतिहास का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। और गुप्त वंश को लिख लो, हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहते हैं। हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। लिख लो, गुप्त वंश को हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहा जाता है। गुप्त वंश को और किसका स्वर्ण काल कहते हैं बेटा? हिंदुओं का भी स्वर्ण काल कहते हैं। लिख लो, गुप्त वंश को हिंदुओं का भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। किस वंश को हिंदुओं का स्वर्ण काल कहते हैं? गुप्त वंश को हिंदुओं का भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहते हैं। भारतीय इतिहास का स्वर्ण काल यही, हिंदुओं का यही, और विज्ञान का भी इसे स्वर्ण काल कहते हैं। विज्ञान का स्वर्ण काल कहते हैं। लिख लो, इसे विज्ञान का भी स्वर्ण काल कहते हैं। ठीक है, एक बेटा मैं आपको पढ़ाऊंगा, एक मेहरौली का लौह स्तंभ है। ठीक है, गुप्त वंश के टाइम में क्या बना था? मेहरौली का लौह स्तंभ दिल्ली में है, और उस लौह स्तंभ को ना बेटा आज तक है ना क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा है। ठीक है, गुप्त वंश का लौह स्तंभ है। ठीक है, यानी चौथी शताब्दी में गुप्त वंश आया था। ठीक है, और चौथी शताब्दी अभी कौन सी चल रही है? 21वीं शताब्दी चल रही है। तो 1700 साल पहले कोई लौह स्तंभ बना था, और उसको आज तक क्या नहीं लगा है? जंग नहीं लगा। अदरवाइज आप लोहे को छोड़ दो कहीं साइड में, एक साइड छोड़ दो, कुछ टाइम बाद वो लोहा क्या पकड़ लेगा? जंग पकड़ लेगा। जिस चीज में आयरन होता है ना उसको जंग लग जाता है। ठीक है, आप कभी भी देख लेना, सेब में आयरन होता है, सेब को ना एक काट कर आधा सेब खा लेना, और थोड़ी देर बाद देखना उस पर ना आपको लगेगा यार ये सेब है ना, ऊपर ऊपर से एक परत हो जाएगी, ये खराब हो गया है। ठीक है, क्योंकि वो उसमें क्या होता है? आयरन होता है। क्या होता है सेब के अंदर भी? बाकी आप साइंस के स्टूडेंट हो, आपको ज्यादा पता है किस में आयरन होता है, किस में क्या होता है। ठीक है, लेकिन मैं कभी कभी पढ़ लेता था पुराने टाइम में, तो थोड़ा सा सीखा था मैंने इसमें, मतलब कोई चीज पर लो में जंग क्यों लगता है ये चीजें पढ़ा करता था। तो मेहरौली का लौह स्तंभ है ना, उसको आज तक क्या नहीं लगा है? जंग। जंग नहीं लगा है तो मतलब ये वैज्ञानिक चीज है ना, तो इसलिए इसको विज्ञान का भी क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। किसका स्वर्ण काल कहते हैं? विज्ञान का। ठीक है, आयरन की कमी अगर है ना, तो जैसे एनीमिया रोग पढ़ा है आपने? अगर है ना आपका खून है ना 6 ग्राम से कम हो जाए ना तो एनीमिया रोग हो सकता है। और एनीमिया रोग है ना अगर गर्भवती महिला को हो गया ना तो उसके आने वाले बच्चा भी एनीमिया रोग से क्या हो सकता है? ग्रस्त हो सकता है। इसीलिए डॉक्टर है ना गर्भवती महिला को आयरन की या फोलिक एसिड वगैरह की क्या देते हैं? गोलियां देते हैं, ताकि उसका ना वो मेंटेन रहे, ब्लड सर्कुलेशन क्या रहे? मेंटेन रहे। तो ये मतलब इसको क्या नहीं लगा है? आज तक है जंग नहीं लगा है। इसीलिए इसको किसका स्वर्ण काल कहते हैं?
विज्ञान का क्या कहा जाता है? स्वर्ण काल कहा जाता है। किसको कहा जाता है विज्ञान का? गुप्त काल को। हिंदुओं का, विज्ञान का और भारतीय इतिहास का, तीनों का स्वर्ण काल किसको कहा जाता है? गुप्त। ये किसके सावंत हुआ करते थे? कुषाणों के सावंत हुआ करते थे। लिख लो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। लिख लो, मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत किस में बंट गया था बेटा? छोटे छोटे टुकड़ों में बंट गया था। और उन सभी को दोबारा से भारत का एकीकरण करने का श्रेय किस काल को गया था? गुप्त वंश को गया था। लिख लो, भारत को दोबारा से एकीकरण करने का श्रेय किसको गया था? गुप्त वंश को गया था। मौर्यों ने भारत को एकीकरण किया था ना। चंद्रगुप्त मौर्य ने 8 महाजनपद जीते, सम्राट अशोक ने 16 के 16। और सम्राट अशोक के पतन के बाद भारत किस में बंट गया था? छोटे छोटे वंशों में बंट गया। और इस संपूर्ण भारत को एक करने का दोबारा प्रयास किस वंश के शासकों ने किया था? गुप्त वंश के शासकों ने ना संपूर्ण भारत को क्या कर दिया था? एक बार एक कर दिया था। संपूर्ण भारत को एकता के सूत्र में बांधने का मौर्य साम्राज्य के बाद ये क्वेश्चन आया था। मौर्य साम्राज्य के बाद भारत को एकता के सूत्र में किसने पिरोया था? तब आपका आंसर क्या होगा? गुप्त वंश के शासकों ने दोबारा से क्या किया था? भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का काम किया। ठीक है। और इस गुप्त वंश में ना अगर पूछे, ये वैसे तो ये 4वीं शताब्दी में आया था, लगभग 375 ईस्वी में गुप्त वंश की क्या रखी जाएगी? नींव रखी जाएगी। मेन इसका शासनकाल 4वीं से 6वीं शताब्दी के बीच में कौन सा वंश रहेगा? आपका गुप्त वंश रहेगा। ठीक है। इसने भारत को किसके सूत्र में पिरोया था बेटा? एकता के सूत्र में भारत को पिरोने का काम किसने किया था? गुप्त वंश के शासकों ने किया था। भारत को किस में पिरो दिया था इन्होंने? एकता के सूत्र में पुनः भारत को पिरोने का काम किसने किया था? गुप्त वंश के शासकों ने भारत को दोबारा किस में बांधा था? एकता में, यानी एकीकरण करने का प्रयास किस वंश के शासकों ने किया था? गुप्त वंश। मौर्य साम्राज्य के पतन के बाद भारत के छोटे छोटे टुकड़े हो गए थे और इन टुकड़ों को एक किसने किया था? दोबारा गुप्त वंश के शासकों ने दोबारा इनको क्या कर दिया था? एक कर दिया था। याद रह जाएगा ना। गुप्त वंश के बाद है ना धीरे धीरे भारत दोबारा हिस्सों में बढ़ जाएगा। इसका अंग्रेज क्या उठा लेंगे? फायदा। और अंग्रेज भारत को क्या बना लेंगे? एक दिन दोबारा गुलाम बना लेंगे। यानी गुप्त के बाद भारत एकता के सूत्र में कभी नहीं बंध पाया। या तो मौर्यों ने बांधा था या गुप्त वंश के शासकों ने भारत को किस में पिरोया था? एकता के सूत्र में पिरोया था। तो कल हम जो टॉपिक पढ़ेंगे वो कौन सा वंश पढ़ेंगे? गुप्त वंश। थोड़ी डिटेल दे दी। ये कुषाणों के क्या होते थे? सामंत होते थे। और कुषाण किस कबीले से आए थे? युची कबीले से आए थे। कितनी शाखाएं आई थी? 5 शाखाएं। उसमें सबसे प्रमुख शाखा कौन सी होती थी? कुषाण होती थी। कौन सी होती थी? कुषाण उनकी प्रमुख शाखाओं में से क्या होती थी? एक शाखा होती थी। ठीक है। समझ आ गया क्या? बता दो। लगता तो नहीं है आ गया। सभी को आ गया क्या? कोई योद्धा एक आधा तो मेरे जैसा होगा जिसको नहीं आया हो। ठीक है। कोई नहीं है। 2 ही चीजें हो सकती है, या तो सारा समझ आ गया या कुछ भी नहीं आया। ठीक है। या तो सारा आ गया या कुछ भी नहीं आया। 2 ही कंडीशन होती है। ठीक है। क्लास जब भी चल रही होती है ना 2 कंडीशन होगी, या तो सारा आ गया या सारा नहीं आया। कई बच्चे के दिमाग में ना एक क्वेश्चन आ जाता है जब पढ़ाना टीचर शुरू करता है, और वो उस टाइम अगर क्वेश्चन ना पूछे ना तो सारा लेक्चर निकल जाएगा, उसके दिमाग उस क्वेश्चन पर अटका रहेगा। ठीक है। पूछूं ना पूछूं, पूछूं ना पूछूं, उसके बाद वाली चीजें सारी दिमाग के ऊपर से जाएगी। उस टाइम टीचर को रोक लिया करो, सर इसका क्या था? ठीक है। मतलब एक इतिहासकार कहते थे कि मतलब आप अगर क्वेश्चन पूछते हो ना, ठीक है, व्हेन यू आर आस्किंग ए क्वेश्चन यू आर फूल। ठीक है। आप मूर्ख हो। जब आप कोई प्रश्न पूछते हो तो क्या हो? आप मूर्ख हो। ठीक है। अगर आपने प्रश्न पूछा तो आप 5 मिनट के लिए मूर्ख हो, अगर नहीं पूछा तो पूरी उम्र भर के लिए क्या हो? आप मूर्ख हो। अब 5 मिनट का मूर्ख बनना है या उम्र भर का मूर्ख बनना है? ठीक है। वो फैसला आपके हाथ में होगा। कई सोचते हैं कि मैंने पूछ लिया क्लास में मेरी बेइज्जती हो जाएगी। ठीक है। ऐसे बोला ये बकवास, को ये सिंपल क्वेश्चन मेरे को नहीं आता।
बेटा वो क्वेश्चन आपका नहीं, वो आधी से ज्यादा क्लास का क्वेश्चन होता है, सारे आप जैसे होते हैं, ठीक है। लेकिन वो हिम्मत करके कोई पूछ लेता है और कोई नहीं पूछता। क्लास में ना जब हम पढ़ा करते थे ना, ठीक है, जीएस पढ़ा करते थे ना, इतने क्वेश्चन पूछा करते थे, टीचर भी परेशान हो जाता था हमसे, ठीक है। तो उस टाइम तो बच्चे मजाक बनाते थे, बड़ा ये बड़ा आया इतिहासकार, ठीक है। लेकिन हमने कभी उस चीज का इज्जत, तो मैं कहता हूँ घर पे ही नहीं है मेरी, ठीक है। तो घर पे इज्जत नहीं है तो यहाँ मैं तो घर छोड़कर आ गया, बेइज्जती लेकर आया हूं मैं घर से, ठीक है। मैं पूछ लेता था, कोई दिक्कत नहीं। और वो चीजें आज काम आती है बेटा। उस टाइम टीचर अगर रिसर्च करके हमें बताया करता, बेटा ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, वो चीजें आज काम आ रही है। तो आपसे कहता हूं जब भी कोई मौका मिले ना आपको, कोई जहां भी आपको लगे तो वहां आप पूछ लिया करो। स्टूडेंट की कोई इज्जत नहीं होती, ये चीज मान कर चलो, गांठ बांध लो। अगर आप इज्जत बेइज्जती में आज पड़ गए ना, जीवन में कभी कामयाब नहीं हो पाओगे, ठीक है। मतलब कोई भी मंच मिले ना, आपको बोलना आना चाहिए। आपने सुना होगा, बोलने वाला होता है ना, ठीक है, वो कचरा भी बेच देता है, ठीक है। और ना बोलने वाले के बादाम भी पड़े रहते हैं, ठीक है। तो बोलना सीखो, सबसे पहले जरूरी होता है इंसान को बोलना, ठीक है। आप किसी के भी सामने जाओगे, कोई भी काम करोगे, आपको प्रोडक्ट के बारे में तो बताना होगा ना, ठीक है। और सामने इंसान है ना, मतलब जो इंसान आपके सामने बैठा है ना, उसी के बिहेवियर में आपको क्या करनी चाहिए, बात करनी चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो कोई जॉब लगने के बाद है ना, कोई कंपनी ने आपको जॉब लग गई, आप सरकारी जॉब लग गई, प्राइवेट जब जॉब लग गए, आप कोई प्रोडक्ट को सेल करोगे ना, सामने वाला बैठा है बिल्कुल मतलब हाई प्रोफाइल बैठा है, और आप है ना नस नीचे झुकाकर सर हमारा ये प्रोडक्ट है, कोई प्रोडक्ट नहीं लेगा। उससे आंखों में आंखें डालकर बात करनी होगी आपको, तब उसको लगेगा यार वास्तव में बंदे में क्या है, दम है, ठीक है। अगर वो है ना मतलब पैर पर पैर चढ़ाए बैठा है और आप ऐसे बैठे हो सर ये प्रोडक्ट है, कोई नहीं लेगा। वो पैर पे पैर चढ़ाकर बैठा ना, सामने पैर पे पैर चढ़ाकर बात करनी है, तब उसको लगेगा कि ये वास्तव में बंदे में दम है, ठीक है। और कोई उद्योगपति के पास चले गए, वो बिल्कुल सिंपल है, और वहां पैर चढ़ा लिया तो आपका प्रोडक्ट कोई नहीं लेगा, वहां आपको सिंपल बैठना है। तो ये पब्लिक स्पीकिंग एक कला होती है, सामने वाला जैसा हो ना उसके हिसाब से तुरंत हमें ढल जाना है, ठीक है। तो ये चीजें होती है, ध्यान रखना आगे से। थैंक यू बच्चों।